जब मैं इस ओर बढ़ने लगा तो एक बार पिताजी ने मेरे को बिठाकर समझाया कि भी बेटा इस लाइन में कुछ नहीं रखा, कहीं ऐसा ना हो कि भी आप इस लाइन की वजह से अपने स्टडी ख़राब कर लो जो भी है। तो वहाँ पर 6-7 प्रोफेसर और बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को संस्कृत नाटक की तैयारी करनी है यूथ फेस्टिवल के लिए। तो पहले तो कुछ लोग हंसे, जो मैडम मेरे को पढ़ाते थे, मैंने उनको देखकर बोला कि मैडम मेरे को करना है। कहते तू सीरियस लग रहा है तो एक काम कर, अपने 6 दोस्त लेके आ। और एक मेरा सोलो नाटक है सावरकर। सावरकर, मैं उसी के बारे में सुनना चाह रहा था। जी 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 जी। सावरकर है तो लगभग 35 से 40 मिनट का, लेकिन उसमें मैं खुद 8 रोल निभाता हूँ। 30 सेकंड का वक्त होता है कि मेरे को चेंज करके नए रूप में ऑडियंस के सामने आना है। क्या बात। तो वो 30 से 40 सेकंड के समय में मैं अलग रूप धर के वो आता हूँ, तो वो भी एक मेरा पॉपुलर नाटक है। 2008 में मैंने वो डिसीज़न लिया। पिताजी 2-3 दिन नाराज़ रहे, और नाराज़ इतना रहे कि उन्होंने 2-3 दिन खाना नहीं खाया, ना ही मेरे से बोले। तो मैंने एक उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मेरी जो तनख्वाह है साल की 6 लाख रुपए टोटल, तो मैं अपना ये जो काम करता हूँ, मैं इसमें चाहे मैं 4 महीने काम करूँ चाहे 5 महीने, मैं जोर लगा के इसमें से 6 लाख रुपए साल के कमाऊँगा। अच्छा। और रोल करते करते जब मैंने देखा कि मेरे फादर साहब सामने बैठे हैं ऑडियंस में, तो सच में मेरे आंसू निकल गए। और जब बाद में पता लगा तो ये कि भी मेरे फादर साहब टीचर रहे हैं, तो एक और टीचर उनको लेकर आए कि भी एक बार चल के देख तो सही नागेंद्र करता तो सही क्या करता है नागेंद्र। नागेंद्र जी, जिन लोगों ने हमें हमारा बचपन में साथ दिया होता है, या जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं जी, हमारे आजू बाजू खड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप उनका नाम बताना चाहेंगे, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? बिल्कुल बताना चाहूँगा। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज के हमारे मेहमान हैं हरियाणा कला परिषद के डायरेक्टर श्री नागेंद्र शर्मा जी। नागेंद्र जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी, आपकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है, आपके बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी काफ़ी कुछ ऐसा जो लोग नहीं जानते। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, और आपको ये इस मंच से, रंगमंच से जुड़ने का कैसे ख्याल आया? पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करता हूँ तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन आज की डेट में मेरे ही दोस्त मित्र और मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं कि भी ब्राह्मण वाले तेरे गुण नज़र नहीं आते, क्योंकि मैं कहीं भी उठता बैठता हूँ, मतलब मैं कभी ये नहीं पूछता कि मैं किसके साथ खाना शेयर कर रहा हूँ। इससे आप मेरी बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरे पिता मेरे गुरु भी रहे हैं, हिंदी संस्कृत। पिता आपके गुरु रहे हैं? जी 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 जी। मैं हिंदी संस्कृत जो मैंने पढ़ी क्या विद्यालय में, तो मेरे पिताजी से पढ़ी मैंने, और उस संस्कृत का जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, संस्कृत रंगमंच मैंने करना शुरू किया था। उससे पहले जैसा आपने पूछा कि रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार में रंगमंच से जुड़ा हुआ कोई भी नहीं है। नहीं है? मैं पहला एक ऐसा शख्स हूँ जो रंगमंच की तरफ बढ़ा। तो परिवार वालों ने विरोध नहीं किया? विरोध, बहुत अच्छा विरोध था। जब मैं पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहा था तो पहला नाटक हुआ, और पहले नाटक के बाद जब मैं इस ओर बढ़ने लगा तो एक बार पिताजी ने मेरे को बिठाकर समझाया कि भी बेटा इस लाइन में कुछ नहीं रखा, कहीं ऐसा ना हो कि भी आप इस लाइन की वजह से अपने स्टडी ख़राब कर लो जो भी है, तो इससे दूर रहो। तो मैंने फिर यही बोला कि जी मैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के तौर पर कभी कभार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो करते करते जब मैं कॉलेज पहुँचा, कॉलेज पहुँचते पहुँचते मेरा फाइनल ईयर था, तो रंगमंच अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाग गया था। यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे, तो फाइनल ईयर था, और जो तैयारी हमारे हिंदी नाटक की हो रही थी उस टाइम, तो कई बार होता है कि भी कुछ सिफारशी कलाकार भर्ती किए जाते हैं, तो वैसा ही था।
और उस टाइम ये लग रहा था कि भी यार फाइनल ईयर है और अभी तक कोई ऐसा रोल मेरे को नहीं मिला कि जो मैं अपना यादगार रूप में बना सकूं। तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, जो मेरे इस विधा के गुरु हैं, डॉक्टर किशोर जैन सफ़र, अम्बाला के ही हैं जी। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि सर मुझे एक रोल ऐसा कोई दे दो, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर है, इसके बाद पता नहीं मेरे को कि मैंने नाटक करना है नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तेरे को हमने कुछ और ही रोल रखना है तेरा, तो वही करो आप। तो मैं बैठा था और 5 दिन बाकी बचे थे यूथ फेस्टिवल में, मन मान नहीं रहा था। तो मैं अपने जो हमें हिंदी संस्कृत पढ़ाते थे तो मैं उनके पास गया, स्वर्गीय उषा सिंह चौहान जी और मैडम चंद्रसखी शर्मा जी। तो वहाँ पर 6-7 प्रोफेसर और बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को संस्कृत नाटक की तैयारी करनी है यूथ फेस्टिवल के लिए। तो पहले तो कुछ लोग हंसे कि इतने दिन में तो हिंदी नाटक तैयार नहीं होता, तो संस्कृत नाटक की बात कर रहा है। मैंने भी कभी नहीं सुना संस्कृत में नाटक। जी। तो एक यूथ फेस्टिवल में कंपटीशन के रूप में संस्कृत नाटक होते हैं। तो मैंने फिर दोबारा जो मैडम मेरे को पढ़ाते थे, मैंने उनको देखकर बोला कि मैडम मेरे को करना है। कहते तू सीरियस लग रहा है तो एक काम कर, अपने 6 दोस्त लेके आ। तो मैं फटाफट गया, अपने 6 दोस्त इकट्ठे किए और दोस्तों को भी ये बोला कि भाई संस्कृत नाटक करना है। और पता नहीं उस समय भगवान मेरे साथ था या क्या है, किसी ने भी ना नहीं कही। क्या बात है। वो कहते हैं हाँ चल हम तेरे साथ हैं। गए, उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी कर्ण भारम नाटक की कि ये सभी लड़कों का ही नाटक है तो तैयार कर लो। और सौभाग्य से जो उस कॉलेज की कैंटीन थी वो मेरे दोस्त की, उसके फादर साहब संभालते थे, तो उनसे हमने बात कर ली। रात को 2-2 बजे तक हम रिहर्सल करते थे कैंटीन में और 4 दिन में संस्कृत नाटक तैयार किया। 4 दिन में? 4 दिन में। और मैडम ने बोल दिया था कि भी जो खर्चा होगा आप टेंशन मत लेना, वो सारा मैं दे दूँगी। क्या बात। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भी सेट पे 800 रुपये खर्च हो रहा है, उन्होंने ऐसे पकड़ा दी कि ये ले, क्या बात, करो। क्या बात। वो नाटक किया, उसमें हम सेकंड आए और मेरा बेस्ट एक्टर आया। और जो कॉलेज उस समय सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो कुछ लोग हंस रहे थे, वो हैरान थे कि 4 दिन में संस्कृत नाटक तैयार किया और हमारा हिंदी नाटक उस समय नहीं आया। वो रीज़न मैंने बताया कि भी क्या रीज़न रहा। तो वहाँ से संस्कृत रंगमंच मेरा शुरू हुआ। उसके बाद अपना नाम बताएंगे उस संस्कृत नाटक का? कर्ण भारम। अच्छा जी, भास का लिखा हुआ है और चर्चित नाटक है। पता नहीं था कि भी रंगमंच की जो यात्रा है वो बहुत आगे चलनी है। तो हमारे गुरुजी अम्बाला छोड़कर शिफ्ट हो गए चंडीगढ़। अच्छा। तो कॉलेज वालों ने मेरे को कॉल किया, बुलाया कि आप आइए, एक बार मिलना चाहते हैं। तो सर ने पूछा कि भाई आप पिछली बार आपने संस्कृत नाटक खुद तैयार किया था, तो इस बार आप हिंदी और संस्कृत नाटक और स्किट वगैरह ये आप तैयार करवा देंगे? तो मैं खुश था। मैंने कहा मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं अपने गुरुजी से पहले आज्ञा लेना चाहूँगा, क्योंकि ये कॉलेज गुरुजी करवाते हैं। तो मैं गुरुजी के घर गया, क्योंकि उस टाइम मोबाइल्स नहीं होते थे। तो मैं 3 दिन लगातार गया। तो तीसरे दिन उनसे मिलना हुआ और मैंने पूछा कि भी ऐसे 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 कॉलेज ने मेरे को बुलाया है। कहते मैंने ही उनको बोला है कि आप नागेंद्र को बुला लो। क्या बात, वो करवा लेगा। वहाँ से मेरा सफ़र रंगमंच का शुरू हुआ। वो शुरू होते 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 बहुत सारी बाधाएं पार करते हुए आज भी ये सफ़र जारी है और ये मेरा 36वां साल है कि मैं इस कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आपको किस नाटक से जनता से जी जनता में पॉपुलैरिटी मिली और लोग आपको इस नाम से जानने लगे कि ये तो रंगमंच कर्मी है? पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो हमारी ये विधा ऐसी है कि बहुत समय लगता है अपनी पहचान बनाने में। और फिर एक ऐसा शहर जहाँ पे प्रोफेशनल रंगमंच के नाम पे शायद साल में कोई एक नाटक होता था। मैं खुद अपना समय याद करता हूँ तो हमें नाटक देखने के लिए या तो दिल्ली भागना पड़ता था या चंडीगढ़। तो वहाँ जाकर हम नाटक देखा करते थे। लेकिन आज की डेट में कुछ प्रयास किए गए हैं, वो सभी के रहे, तो आज मेरे शहर अम्बाला में भी रेगुलर रंगमंच हो रहा है। रेगुलर? जी। अब लगभग हरियाणा में मैंने सब लिस्टें देखी भी हैं। सबसे ज़्यादा टीमें अगर काम कर रही हैं रंगमंच की, वो अम्बाला में है।
8 टीमों के लगभग रंगमंच की क्या जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। तो पहचान की बात जो कर रहे हैं, तो पहचान आज की डेट में 2 नाटक ऐसे हैं जिनसे पहचान होती है। एक तो मेरा खुद का सोलो नाटक है, मैं सोलो नाटक करता हूँ नपुंसक। क्या बात। वो 1 घंटे के लगभग एक सोलो नाटक है मेरा, तो उससे एक पहचान बनी है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है। और दूसरा एक हमारा कॉमेडी नाटक है 3 बंदर, उससे एक पहचान बननी शुरू हुई है। इसके अलावा मैंने कुछ अपने नाटक लिखे भी हैं, छोटे छोटे लघु नाटक भी हैं, बड़े नाटक भी हैं। तो क्योंकि मन में बचपन से एक देशभक्ति की भावना। और एक मेरा सोलो नाटक है सावरकर। सावरकर, मैं उसी के बारे में सुनना चाह रहा था जी आपसे। जी जी जी। सावरकर है तो लगभग 35 से 40 मिनट का, लेकिन उसमें मैं खुद 8 रोल निभाता हूँ। 30 सेकंड का वक्त होता है कि मेरे को चेंज करके नए रूप में ऑडियंस के सामने आना है। क्या बात। तो वो 30 से 40 सेकंड के समय में मैं अलग रूप धर के वो आता हूँ। तो वो भी एक मेरा पॉपुलर नाटक है। नागेंद्र जी, एक बात मुझे बताइए, ऐसा कौन सा नाटक था जिसमें आपने मेहनत भी बहुत की, अपने जेब से पैसे भी खर्च किए, और तब आप उसको कर पाए? जेब से खर्च की बात करें तो हर नाटक में जेब से खर्च होता ही है। मैं याद करता हूँ इंडिपेंडेंटली जब मैंने पहला नाटक प्रोफेशनली किया, पंजाबी नाटक था जब मैं सिर्फ एक औरत हूँ नहीं है, तो उसमें लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये मेरा खर्च हो अपनी गया। जेब से लगा? अपनी जेब से लगा था। तो क्योंकि उसमें सेट वगैरह था, कॉस्ट्यूम्स थी, और एक हिडन खर्चे जो होते हैं वो कहीं काउंट नहीं होते, वो होते हैं रिहर्सल के। अक्सर ये तो पता लग जाता कि प्रोडक्शन तैयार हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन रिहर्सल पीछे की में मेहनत तो छोटे बहुत छोटे होती जो है। खर्चे होते हैं बहुत होती वो जब हम काउंट करने बैठते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ये खर्चे तो ध्यान ही नहीं रहे। कई बार वो खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। अभी 3 साल पहले सूरज कुंड गए थे हम लोग, तो उसके जब खर्चे हमने देखे कि वही 1 महीना की रिहर्सल हुई, और वो चाय पानी और खाना खुना का जो खर्चा था और वो भी था रिहर्सल्स का, वो लगभग 21,800 के आसपास था। क्या बात। तो वो चीज़ें कई बार गौण रह जाती हैं। तो पहला नाटक वो था कि जब मैं सिर्फ औरत हुन्नी है, पंजाबी में हमने किया था, तो उसमें खर्चा जेब से हुआ था। कोई ऐसा नाटक आप बता सकते हैं जिसमें आपने मेहनत भी खूब की हो, पूरा जोर भी लगा, फिर भी लोगों में ना वो पॉपुलर ना हो पाया हो? हाँ, एक नाटक मैंने ऐसा किया था, पन्ना धाय। पन्ना धाय। पन्ना धाय नाटक में जब पहली बार मैंने किया तो सेट की बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि एक राजा रजवाड़े वाला सेट लगना और जेब से खर्चा होना, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मामला गड़बड़ हुआ। तो वो उसको मैं ध्यान में रखता हूँ कि वैसी प्रोडक्शन अगर करनी है तो एक्स्ट्रा हमारी जेब में होना चाहिए कुछ ना कुछ। अब आप स्थापित हो चुके हैं इस लाइन में, बढ़िया पोस्ट स्थापित पे। तो क्या आपके कहें परिवार जी। वाले क्या कहते हैं? अब परिवार वाले अब खुश हैं। खुश हैं? हालांकि लाइफ में एक मौका ऐसा आया, वो बहुत ही क्रूशल टाइम कहूँगा मैं, कि घर में कमाने वाला मैं अकेला, और शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छी जॉब चल रही थी मेरी, क्योंकि थिएटर में पार्शली करता था। तो उसमें मैंने एक दिन निर्णय लिया कि मेरे को फुल टाइम इसमें आना है। और 2008 की बात है, लगभग 50,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी अम्बाला शहर में ही। मतलब मेरा कोई खर्चा नहीं था कहीं आना जाना है या कुछ भी, तो बहुत अच्छी जॉब थी। लेकिन मन में आया कि भी नहीं, मेरे को रंगमंच ही करना है। तो जहाँ मैं जॉब करता था उन्होंने भी एक दिन मेरे को समझाया कि भाई तू इधर भी हमारा एक्सपर्ट है, और तेरा ये नाटक लाइन ये भी तेरी एक्सपर्टीज़ में आता है, तो बेटा एक तरफ ध्यान दे, या तो इधर या उधर, क्योंकि इधर भी सीज़न डिस्टर्ब होता है। तो मैंने बोला कि जी मैं उधर जाना चाहूँगा। जब अंदर कीड़ा कुल बुलाता है, हाँ। आदमी भागता है उधर। और एक पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। मतलब कई बार तो ये होता ना कि व्यक्ति गुस्से में कहता कि मेरी फायर कि जाइए, आप छोड़ जाइए जॉब। उन्होंने मेरे को एक बल दिया कि भी नहीं, आप अच्छा करते हो, तो अगर आपको इस लाइन में हमारी कभी ज़रूरत है, और मेरे को ज़रूरत पड़ी भी थी, तो उन्होंने मुझे हेल्प भी किया। तो 2008 में मैंने वो डिसीज़न लिया। पिताजी 2-3 दिन नाराज़ रहे,
और नाराज़ इतना रहे कि उन्होंने 2-3 दिन खाना नहीं खाया, ओह, ना ही मेरे से बोले। ओह, तो मैंने एक उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मेरी जो तनख्वाह है साल की 6 लाख रुपए है टोटल, तो मैं अपना ये जो काम करता हूँ, मैं इसमें चाहे मैं 4 महीने काम करूँ चाहे 5 महीने, मैं जोर लगा के इसमें से 6 लाख रुपए साल के कमाऊँगा। अच्छा, तो मैंने कोशिश शुरू की, काम बढ़ाया, दायरा बढ़ा दिया, टीम बढ़ा दी अपनी। और मैं वैसे ही हवा हवा में अगर बोल दूं कि हाँ हाँ मैंने कमा लिया था, ऐसा नहीं है। तो पहले साल मैं सिर्फ 3.5, बहुत मुश्किल है कमाई करनी इसमें, जी बहुत जी मुश्किल जी है। जी, तो 3.5 लाख ही मैं उस साल में, कर लिया। हाँ 3.5 लाख तक मैं पहुंच पाया था। लेकिन वो चीज़ जब यहाँ बस जाती है ना, तो कि भी करना है, तो घर वालों को ये पता होता है कि भी इसका ये काम का सीज़न शुरू हो रहा है। उनको मैंने बोला भी कि भी मेरे को आप डिस्टर्ब मत करना, मेरे को करने देना। तो बाकी परिवार ने धीरे धीरे हौसला बढ़ाना शुरू किया कि भी नहीं, हम तेरे साथ हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें करनी शुरू की। तो मेरे को आज भी याद है कि मेरा अपना एक ग्रुप 1998 में मैंने बनाया था, स्वयंभू कला मंच, जिसका आज हमने नाम चेंज करके मसखरे रंगमंच अम्बाला किया हुआ है। तो उसका एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था कारगिल के जो शहीद हुए उनकी याद में। क्या बात। तो उसमें मेरा अपना एक लिखा हुआ नाटक है टब्बर, वो पंजाबी में लिखा था, फिर उसको हरियाणवी, हिंदी और संस्कृत 4 भाषाओं में मैंने उसको किया है। तो वो हम पंजाबी में ही कर रहे थे मंच पे, और उसमें एक रोल था फौजी का, एक भाई होता है जो थोड़ा सा ठीक अवस्था का नहीं है, और उसमें उस कैरेक्टर का कोई भी डायलॉग नहीं था, और वो रोल मैं कर रहा था। आपको करना था वो मैं ही कर रहा था रोल। और रोल करते करते जब मैंने देखा कि मेरे फादर साहब सामने बैठे हैं ऑडियंस में, तो सच में मेरे आंसू निकल गए। और जब बाद में पता लगा तो ये कि भी मेरे फादर साहब टीचर रहे हैं, तो एक और टीचर उनको लेकर आए कि भी एक बार चल के देख तो सही नागेंद्र देख करता तो सही क्या। क्या करता है नागेंद्र। तो उस दिन हॉल पूरा भरा पड़ा था, और जब एकदम से, और वो सीन भी कुछ ऐसा चल रहा था, तो वो ओरिजिनली मैं स्टेज पे रोया। तो मतलब एकदम भावनाएं जाग गई। खुशी भी होती है। हाँ, कि मेरे पिताजी मेरे शो में बैठे हैं, तो मतलब काम सफल हो गया मैं हाँ, आपने। वो मेरी उस दिन मेरे को लगा कि मैं कहीं ना कहीं सफल हुआ। क्या बात। और वो दिन उनका भी माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ कि भी नहीं, ये कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अब वो कई बार मेरे मित्रों से पूछते हैं अगला प्रोग्राम क्या करने जा रहे हो। तो खुशी होती है। नागेंद्र जी, एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन, आप अपने बच्चों को इस लाइन में ला रहे हैं या लाना चाहेंगे? मेरी बिटिया कथक की अच्छी नृत्यांगना है, थाईलैंड, दुबई परफॉर्म कर चुकी है। कथक जी। इसी में वो स्टडी कर रही है, अपना कथक में ही स्टडी कर रही है। और बेटा है, बेटा स्केचिंग में बहुत अच्छा है, मेरे से अच्छी स्केचिंग करता है। मैं तो जस्ट वैसे ही थोड़ा सा रफ यूज़ करता हूँ, तो वो अच्छी स्केचिंग करता है। और बेटा हरियाणवी नृत्य में भी बहुत अच्छे 2-3 प्राइज़ जीत चुका है। आपने वो हरियाणवी नाटक किया है? हरियाणवी नाटक किया है मैंने बल्कि एक शुरुआत भी यहाँ की, जहाँ आज की डेट में मैं जॉब भी कर रहा हूँ। कोई डायलॉग बोल के दिखाओगे हरियाणवी, आप जो अपने नाटक में बोल रहा हो? वो भी बोलता हूँ। तो हरियाणवी नाटकों का एक हमने कोशिश की थी कि भी फुल लेंथ हरियाणवी नाटक भी किए जाएं, ताकि हम अपने हरियाणा की जो विधा है उसको भी आगे बढ़ा सकें। हाँ, वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नागेंद्र जी, जिन लोगों ने हमें हमारा बचपन में साथ दिया होता है, या जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं जी, हमारे आजू बाजू खड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप उनका नाम बताना चाहेंगे, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? बिल्कुल बताना चाहूँगा। कभी ना भूलने वाले पल होते हैं जी, और ना भूलने वाले साथी होते हैं। वैसे तो ये चीज़ जुड़नी ही नहीं चाहिए कि भी भूल जाएं और साथियों को, तो ये तो पॉसिबल संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। भूलना भी नहीं चाहिए, भूलना जी, भी नहीं जी। चाहिए कभी। तो मैं अपने उन दिनों की याद करता हूँ कि पहले मैंने ये सफ़र अकेले शुरू किया, धीरे धीरे जब काम बढ़ाया, तो काम बढ़ाते बढ़ाते जो मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए, पहला नाम विशाल चोपड़ा, क्या बात। जो मतलब 7th क्लास में मेरा स्टूडेंट के रूप में जुड़ा, और फिर धीरे धीरे वो मेरे असिस्टेंट के तौर पर
सफ़र उन्होंने पूरा तय किया, वो आज भी मेरे साथ इस फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या बात। दूसरा नाम आता है रविंद्र लूथरा। वो तब तक काम करते रहे जब तक उनकी कोई जॉब नहीं थी। आज वो अच्छी जॉब कर रहे हैं मार्केटिंग में, तो बीच बीच में प्रोग्राम्स में आते हैं। एक नाम है बलजीत रूबी। मैं कोरियोग्राफी का जिक्र करूँगा भी, एक अच्छा कोरियोग्राफर रहा हूँ भी, अभी भी कर रहा हूँ कोरियोग्राफी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कोरियोग्राफी एक इवेंट होता है, उसका पहला विनर एज डायरेक्टर रहा हूँ। तो रूबी मेरा असिस्टेंट रहा है इसमें। तो रूबी भी इसी फील्ड में जुड़ा हुआ है, आज की डेट में डांस टीचर भी है वो। तो ये सभी लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो अक्सर हम लोग इकट्ठे बैठकर डिस्कस करते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट करना है। फाइनेंशियली भी किसी ने आपको हेल्प की है कभी? फाइनेंशियली हेल्प, कभी आप क्राइसिस में रहे हो? कोशिश मेरी ये रहती है, मैंने एक विचार बनाया था जब मैंने ये निर्णय लिया था कि भी मेरे को इस फील्ड में उतरना है, तो मैंने ये विचार बनाया था कि भी कभी भी मेरा हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ यूँ रखना है। बहुत बड़ी बात है। तो मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही रहा है, ईश्वर की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से। तो कभी आवश्यकता ऐसी पड़ी नहीं। हाँ, जीवन का एक काल ऐसा आया कि मेरे को एकेडमी करनी थी, एकेडमी के लिए फंड नहीं था, तो फिर जिनके पास मैं जॉब करता था उनसे ज़रूर मैंने सहायता स्वरूप लिया, जो बाद में लौटाया मैंने। तो बाकी अपने आसपास के जो दोस्त मित्र हैं, कभी इनसे आवश्यकता पड़ी नहीं कि भी कभी किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपके दिल को चोट पहुंची हो, मैंने इतनी मेहनत की? आम बात है जी, ये क्रिटिसिज्म बहुत आम बात है, लेकिन ये होना चाहिए, मेरा मानना है। निखार आता है इससे, उससे निखार आता है। निखार आता है। मैं जहाँ जॉब करता था और साइड बाय साइड जब पहले थिएटर करता था, तो वहाँ हमारे एक सीनियर थे जॉब के अंदर। तो उन्होंने मेरे को जब कुछ ऐसी बात बोली कि नागेंद्र यार, तुम्हारे फादर साहब का बहुत नाम है, मास्टर जगन्नाथ जी पूरे अम्बाला में मशहूर हैं, तो आप उस लेवल को छू नहीं पाए। क्या बात। तो मैंने उनको उस समय ये जवाब दिया था, मैंने कहा संजीव जी, आपने बात बहुत गहरी और बड़ी बोल दी। पहली बात तो बड़ों के साथ तुलना नहीं की जाती, और हम उनके जैसे नहीं बन सकते, प्रयास करें भी तो। दूसरी बात, उनका जो क्षेत्र रहा है वो अध्यापन क्षेत्र रहा है, मेरा जो क्षेत्र है वो नाटक का क्षेत्र है। तो मैं उसमें अपना कुछ करना चाह रहा हूँ, और अभी मेरा तो सफ़र शुरू हुआ है। उसके बाद इस बात का जवाब तब पूर्ण हुआ जब उन्हीं की कॉल मेरे पास आती है उनके बेटे के लिए, उनके बेटे के लिए अपने साथ लगाओ कि नागेंद्र, मेरा बेटा कुछ करता है, सिंगिंग भी कर लेता है, डांस भी करता है, कुछ एक्टिंग भी हल्की फुल्की करता है, तो प्लीज़ इसको आप कोचिंग दो। तो उसका जवाब उस दिन पूर्ण हुआ। भविष्य में आपकी इसको लेके क्या योजनाएं हैं? भविष्य में योजना ये है कि जी, मरते दम तक, जब तक सांस है तब तक थिएटर करूँगा। और हर कलाकार की एक ही इच्छा होती है कि हम ये करते करते ही हमारे सांस निकलें। तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में क्या बताना चाहोगे? हाँ, क्या संदेश देना चाहोगे? जी, दर्शकों को संदेश, रंगमंच के बारे में संदेश यही देना चाहूँगा दर्शकों को कि कई बार कुछ विधाएं आसान नहीं होती, और उनका जो सफ़र होता है वो सफ़र भी आसान नहीं होता। मुझे 36 साल लग गए पहचान बनाने में, और इस सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव आया। कई बार ऐसा हुआ कि पूरे वर्ष भर भी हम कुछ कमा नहीं पाए, बचा नहीं पाए, और कोई वर्ष ऐसा भी गया कि भी बहुत अच्छा काम हो गया। तो इन उतार चढ़ाव को समझने की आवश्यकता है। आजकल अधिकतर क्या होता है, बच्चा 2 फिल्में देखता है, 1-2 नाटक करता है, और उसको लगता है कि भाई मुंबई भागना चाहिए, हम फटाफट से हीरो बन जाएं। हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर कि ये बहुत अच्छा डांस कर लेती है, तो ये 1 महीने में ट्रेंड हो जाएगी। मतलब उनको बहुत जल्दी है कि भाई फटाफट बड़े पर्दे पे जाएं और छा जाएं। इतना आसान नहीं है। आगे जाकर औंधे मुँह गिरने से अच्छा है
पहले अपनी तैयारी अच्छे से की जाए। रंगमंच के क्षेत्र में भी मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसकी हर पीढ़ी को जो बढ़ते हैं कि भी पहले रंगमंच क्या होता था, उसके बाद रंगमंच क्या हो और आगे रंगमंच किन चुनौतियों को लेकर किया जा सकता है, उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। रंगमंच करना कैसे है, उसकी समझ होनी ज़रूरी है। सिर्फ 2 नाटक करके या 4 नाटक करके अगर किसी को लगता है कि भी रंगमंच सीख लिया, कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर औंधे मुँह गिरने वाली बात हो जाती है। तो दर्शकों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि हो सकता है आपके आसपास कोई बच्चा, कोई कलाकार इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो ये समझ देना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे का भविष्य उसका सुधर सके। कच्ची तैयारी के साथ कभी भी किसी मंच पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। नागेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन जी, क्या आपको लगता है कि रंगमंच सर्वाइव कर पाएगा? आज फिल्मी दुनिया का ज़माना है, लघु फिल्में बन रही हैं, जी। तो क्या रंगमंच सर्वाइव कर पाएगा इसमें? ये कैसा चुनौती, भविष्य देखते हैं आप इसका? जी, भविष्य रंगमंच का अगर मैं कहूँ तो अगर कुछ प्रयास और अच्छे से कर दिए जाएं, जो अभी कुछ सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अगर उनको एक अमली जामा पहना दिया जाए या कुछ ऐसा तैयार कर दिया जाए, कुछ फिक्स कर दिए जाएं, तो वो चीज़ें सुधर सकती हैं, संभाली जा सकती हैं। हालांकि ऐसे कुछ प्रयास किए गए हैं, तो किया जा सकता है। रंगमंच फिल्मी दुनिया का मुकाबला कर सकता है अगर इसमें कुछ साझे प्रयास किए जाए, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो, कलाकारों की तरफ से भी। नागेंद्र जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, नागेंद्र जी से आगे भी इनकी उपलब्धियों के बारे में बातचीत होती रहेगी और वो जहाँ जिस मंच पे आज हैं, जिस पोजीशन में आज हैं, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। वैसे जो नहीं जानते उनको भी बताया जाएगा और आपको हम बताएंगे कि हरियाणा कला परिषद क्या कर रही है और आगे भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।